हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सब? मुझे बताएंगे आप सब कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आज की मेरी इस हिस्ट्री की थर्ड क्लास में, जिसमें आज हम जानने जा रहे हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा, इस बात की मुझे पूरी पूरी क्या भाई, लगता है आप लोगों ने नहीं सुना इसलिए मार कर गिर गया नीचे। गलत बात। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा, एक तगड़े और एक महान शासक, जिनकी बारे में इतिहास में स्वर्ण कालों में लिखा जाता है कि ये बड़े ही गजब के और तगड़े शासक रहे हैं। हमारे अजमेर के और दिल्ली के शासनकाल इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। तो बात करेंगे आज हम मोहम्मद गौरी की, किस प्रकार मोहम्मद गौरी ने हमारे भारत में आता है, प्रवेश करता है, और एक बोल सकते हैं आप कि इस पृथ्वीराज चौहान और जो अन्य जयचंद वगैरह जो आते हैं उन सब का समाप्त करके किस प्रकार उसने यहाँ पर एक दिल्ली सल्तनत का एक बीज छोड़ता है और चला जाता है। अब आप कहोगे दिल्ली सल्तनत भैया कैसे आ गया? तो हम आज आपकी इसी क्लास में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मोहम्मद गौरी के साथ उसका एक सेनापति आता है, जो कि समझ लीजिए ऐसे होता है जब आप किसी बड़े फसल में जाइए, बड़े खेत में जाइए, वहाँ पर एक छोटा सा कोई फसल का एक बीज फेंक के आइए, फिर देखिए कैसे कुछ समय बाद वो पूरी बीज से एक पूरी फसल उग जाती है वहाँ पे। सेम उसी प्रकार से मोहम्मद गौरी जो आता है, ये समझ लीजिए भारत एक मैदान है हमारा और अपना एक सेनापति, एक वो सेनापति को आप मान लीजिए बीज, वो एक बीज फेंकता है और यहाँ से चला जाता है, और वही बीज जो है बाद में एक दिल्ली सल्तनत नाम की एक फसल पैदा करती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना एक नया लेसन, एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, पूरा पूरा हमारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में। तो बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी जिसका बचपन का नाम था शियाबुद्दीन और जन्म होता है 1149 में। तो नोट करिएगा साथ में। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, तो जिसका असली नाम रहता है शियाबुद्दीन, जन्म होता है 1149 में और मृत्यु होती है 1206 में। भाई का नाम, अच्छा मैंने भाई का नाम क्यों बताया, अच्छा नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया। चलिए, मैंने भाई का नाम क्यों बताया, देखिए भाई इसका जो रहता है, इसके भाई की बड़ी भूमिका है। क्या भूमिका है? इतिहास में तो कुछ खास इसके भाई को नहीं जाना गया है, लेकिन एक भाई भाई का जो अटूट प्रेम होता है ना, उसके बारे में अगर हम देखें तो जो इसका भाई गियासुद्दीन है और मोहम्मद गौरी यानी शियाबुद्दीन है, ये दोनों भाइयों में प्रेम बहुत बढ़िया था। यानी शियाबुद्दीन एक तरीके से आप देखिए तो अपने बड़े भाई यानी गियासुद्दीन को बड़ा मानता था। हमने भी तक इतिहास में क्या पढ़ा कि भाई भाई को ही मार दे रहा है सिर्फ गद्दी पे आने के लिए। जैसे हमने देखा गजनबी ने अपने भाई इस्माइल को मार दिया, है ना, 998 में, नहीं 997, 977 ईस्वी में, 997 ईस्वी में उसका भाई इस्माइल गद्दी पे आता है। लेकिन ये गजनबी को पसंद नहीं आता और गजनबी इसको मार देता है, अपने भाई को मार के, और 998 वो गद्दी में खुद बैठ जाता है। परंतु आज हम देखेंगे कि किस प्रकार मोहम्मद गौरी का जो भाई है गियासुद्दीन और शियाबुद्दीन, ये दोनों भाई में इतना प्रेम है कि मोहम्मद गौरी अपने भाई, मतलब उसका भाई जब तक जीवित रहता है, इसने कभी गद्दी का दावा नहीं किया कि मुझे गद्दी चाहिए, कभी नहीं कुछ बोला। इतना ये भाई अपने बड़े भाई को इज्जत देता था, इतना प्रेम देता था। अंततः क्या होता है, जब 1202 में गियासुद्दीन यानी इसके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती, तब इसको गद्दी मिलती। सीधी सी बात है, जब एक भाई की मृत्यु होगी तो लास्ट यही बचेगा, तो गद्दी इसी को मिलनी ही। परंतु ये इतिहास में इस बात को देखिए कितना बढ़िया दिखाया गया कि जब तक इसका भाई की मृत्यु हुई नहीं, जब तक इसका भाई मरा नहीं, तब तक इसने गद्दी नहीं ली। चलिए तो शुरू करते हैं इसके बाद हम। अच्छा, मोहम्मद गौरी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये गौर वंश का, यानी बोल सकते हो गौर प्रदेश था। मोहम्मद गौरी का नाम
गौरी इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक गौर प्रदेश का बोल सकते हो शासक बना दिया गया था। इसका भाई था, उसने 1173 में अपने भाई को गौर प्रदेश का क्या बनाता है, शासक बनाता है। तो होता क्या है इसके बाद कि बड़े भाई ने 1173 में, लिखिएगा 1173 में, इसको नोट करिएगा, 1173 में 1173 में इसको कौन सा प्रदेश मिलता है, गौर प्रदेश मिलता है। गौर प्रदेश इसको मिलता है। इसके बाद इसी की वजह से गौर प्रदेश में इसको मिलने की वजह से गौर प्रदेश का ये शासक रहा, जिसकी वजह से इसको आगे चल के गौरी बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, गौरी। इतना नोट करिए तो आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब जैसे कि हमने ये बात देख ली कि इसको गौर प्रदेश मिल चुका है। गौर प्रदेश मिलने के बाद अब आगे क्या होता है, अब आगे ये होगा कि इसको गौर प्रदेश मिला, अब ये इस अपना रुख, अपना जो मन है, अपनी जो मनसा है, अपनी विचारधारा है, अब ये बनाएगा किसकी तरफ, सीधा भारत की तरफ। अब क्या होता है आगे, ये भारत की तरफ अपना रुख मोड़ता है, भारत की तरफ अपना पूरा डायरेक्शन बनाता है और भारत की तरफ ये चल पड़ता है। भारत की तरफ ये जब चल पड़ता है तो 1173 में मैंने बताया ये शासक बनता है। 1173 में ये शासक बनता है और जस्ट 2 साल बाद यानी 1175 में इसका पहला आक्रमण हो जाता है, जो कि होता है मुल्तान पे। कहाँ पे होता है, मुल्तान पे। मुल्तान कहाँ पे है, पंजाब में, सॉरी मुल्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में। 1175 मुल्तान पे आक्रमण, पंजाब, अरे यार पाकिस्तान, पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान और पंजाब एक थोड़ा सा पा से हो रहा है ना, तो ये मैच कर जा रहा है। 1173 में गौर प्रदेश का शासक, 1175 मुल्तान पे आक्रमण, पाकिस्तान। चलिए, पहला आक्रमण करता है कब, लिखोगे 1175, कहाँ करता है, मुल्तान। एक जाति यहाँ पे रहती थी, जाति, जो जनजातियां होती ना, जाति, उसी प्रकार एक करमाती जाति नाम की एक यहाँ पे रहती थी, करमाती, ये एक जाति का नाम है। इस जाति में उसने पहला जो है अपना, इसके विरुद्ध अपना आक्रमण इसने किया था 1175 में, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, 1175 में आक्रमण करने के बाद अब ये सीधा घुस रहा है कहाँ, भारत की तरफ आ रहा है। तो अब 1178 का समय आता है। 1178 का समय आता है। 1178 में इसने सीधा आक्रमण करता है कहाँ पे, पाटन में। पाटन कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अच्छा, होता क्या है कि 1178 की कहानी है, मैं आपको एक बार कहानी बताता हूँ। 1178 में ये जब गुजरात की तरफ ये जाता है, पाटन में, तो वहाँ पर जो इसके मतलब आप बोल सकते हो भारत में जितना इसने अपना एक विजय अभियान चलाया, मुख्यतः तौर पे इसने सब जीता, लेकिन इसके पूरे विजय अभियान में सिर्फ एक यही विजय अभियान रहता है 1178 का, पाटन गुजरात, जो ये हारता है, जिसकी वजह से इसको अपना रास्ता बदलना पड़ जाता है। भाई गुजरात को जब ये हारा तो ये समझ चुका था कि यहाँ मेरा जीतना मुश्किल है, तो उसने उस जगह का अपना रास्ता बदल दिया। अच्छा, अब याद करो दिमाग से कि कौन सा मैंने एक और शासक बताया था, मतलब जो आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करता है और हारने की वजह से अपना रास्ता बदलता है। याद करो, ट्राई टू रिमेंबर इट। तो आप बोलोगे भैया वो था गजनवी। गजनवी जब वो कहाँ पे आक्रमण करता है, जब वो किससे हार जाता है, राजा वीर और गोविंद राज, जब इनसे वो आके आमने सामने 1124 में टकराता है, हार जाता है, जिस वजह से उसको अपना रास्ता बदलना पड़ता है और थार मारू स्थल से वो घूम के कहाँ जाता है, सोमनाथ मंदिर पे। मैंने चीज़ आपको बताई थी, सेम वही सेम यहाँ पे वही होता है। 1175 को जीतने का 1178 में जब ये हारता है, 1178 में, देखिएगा यहाँ पे जो रानी थी उनका क्या नाम था, रानी नायका देवी, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्हीं का बेटा था। अच्छा, शासन कौन कर रहे थे,
इनका बेटा और ये दोनों कर रहे थे। इनके बेटे का नाम था मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय। एक तरह बोलो लिख लो, राजा यहाँ पे कौन था या फिर शासक कौन था? तो बेटा था जिसका नाम था मूलराज। यहाँ जो इनका बेटा था जिसका नाम था मूलराज द्वितीय, ये यहाँ पर शासन कर रहे थे। इनकी माँ रानी नायका देवी। अच्छा, ये जो युद्ध लड़ा गया इसका नाम क्या था? इसका नाम था कायद्रा का युद्ध। कायद्रा का युद्ध। युद्ध का नाम कायद्रा का युद्ध। नोट करिए इतना। तो हमने देख लिया कि 1178 में इसने पाटन पे आक्रमण करता है गुजरात में, लेकिन यहाँ पर इसको आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कि ये युद्ध में इसको विजय प्राप्त नहीं हुई। इस युद्ध में इसको विजय प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, 1178 का काम खत्म। अब चलते हैं 1169। 1169 क्या होता है 1169 में? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अपनी जो बोल सकते हो आप सीमा है, सीमा का विस्तार अब किस प्रकार ये कर रहा है, आप इस चीज़ को देखिएगा। सबसे पहले जीतता है मुल्तान पे, गुजरात पे तो उसकी दाल गली नहीं। अब ये पड़ता है 1169 में किस तरफ? पेशावर, सिंध का क्षेत्र और आपका जो है कश्मीर का क्षेत्र। मैंने क्या बोला? मैंने कहा 1169 में ये बढ़ेगा पेशावर, सिंध का क्षेत्र और कश्मीर का क्षेत्र, इसको जीतता है। अभी आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये भारत के अंदर अपनी सीमा लेके घुस रहा है, लेकिन अभी जो हमारे भारत के राजा लोग हैं, जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब जो हैं, अभी इनकी आंख नहीं खुल रही है। ये लोगों का क्या मानना था कि अरे जब हमारी सीमा पे आएगा तब देखेंगे। दिल्ली और अजमेर के शासक थे, तो दिल्ली से कश्मीर तो अभी दूर है, तो इनका क्या था कि अरे कोई दिक्कत नहीं। ये लोग अगर एक तरीके से देखा जाए, अगर इन लोगों को पहले ही इस चीज़ की जागरूकता हो जाती, या फिर इनकी जो खुफिया जो सूचना प्रणाली होती थी, जो इनका जो स्पाई सिस्टम होता था, जो इनकी जासूसी प्रणाली होती थी, अगर वो पहले से इनकी सूचना बढ़िया से खबरी इनके देते कि किस प्रकार अपनी स्पीड से लेके गति गौरी बढ़ रहा है अंदर, तो शायद आज इतिहास कुछ और लिखता। लेकिन वही है, ये कहाँ से मुल्तान से घुसता हुआ, कश्मीर से घुसता हुआ, अभी आप देखेंगे किस प्रकार ये लाहौर वाहौर पूरा लेते हुए अंत में ये घुस जाता है दिल्ली तक। जब ये दिल्ली में घुस जाता है तब इनकी आँख खुलती, अरे बाप रे बाप, गौरी तो यहाँ तक पहुँच गया, चलो 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 सेना निकालो, सेना निकालो। अरे भाई साहब, अगर आप इसको कश्मीर के क्षेत्र पे, या फिर पहले तो भारत अखंड भारत होता था, तो इसको आप अगर सिंध के क्षेत्र पे, या फिर बोले तो वहीं पाकिस्तान वाले जो आज का समय पाकिस्तान जो है, मुल्तान का क्षेत्र वहीं पे रोक लेते, तो हो सकता है आज इतिहास कुछ और लिखता, इतिहास कुछ और लिख रहा होता। लेकिन नहीं, इनको यहाँ तक आने आपने जो दिया, अब ये पूरा एक तरीके से देखा जाए अपनी सेना का तो विस्तार कर चुके हैं, क्षेत्र का विस्तार कर चुके हैं, अब इनका मनोबल मजबूत हो चुका है ना। आप मान लीजिए ऐसे समझिए, अगर आपका पहला आपने कोई एग्ज़ाम दिया और पहले एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस एक पीक पे हो जाएगा, अरे भाई एक ही बार में मैंने पेपर निकाल दिया। लेकिन अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार फेल होते हो, तो हो सकता है आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। सेम उसी प्रकार अगर देखा जाए युद्ध में, अगर ये कहीं ना कहीं अगर इसको पहले ही रोक देते, और उसका पहला ही जो अटेम्प्ट था मुल्तान पे 1175 का जो मुल्तान का अटेम्प्ट लेता है मोहम्मद गोरी, अगर ये वहीं फेल हो जाता, तो हो सकता है इसका मनोबल टूट जाता, इसके सैनिकों का मनोबल टूट जाता, दूसरा अटेम्प्ट लेने के लिए बड़ा ही सोचता, अरे यार मुझे तो पहली मेरा आक्रमण था, पहले आक्रमण मुझे हरा दिए लोग। लेकिन नहीं, दिक्कत यही हो गई कि अगर अब ये लगातार जीतता चला गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका मनोबल भी मजबूत हो जाता है, जिसके चलते आज इतिहास कुछ और लिखता है। चलिए 1169 नहीं सॉरी 69 बोलो, 1179, थोड़ा हिंदी में दिक्कत है। 1179 में क्या होता है, ये किस जगह पड़ता है, तो लिखिएगा पेशावर, पेशावर, सिंध और कश्मीर का क्षेत्र जो है ये जीत लेता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है। इसके बाद नोट करिए इसको, 1169 का समय हो गया। अब जस्ट इसके 6 साल बाद, इसके 6 साल बाद, सॉरी इसके 7 साल बाद, यानी 1186 में, 1186 में, 1186 में
1179 में हमने देख लिया कि इसने किस प्रकार पेशावर, सिंध और कश्मीर का क्षेत्र को जीता। अब आते हैं 1186 में, बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसको लिखिएगा। लाहौर जीता। उस समय लाहौर अपने आप में एक माना जाना हुआ करता था, माना जाना क्षेत्र था, माना जाना अपने आप में एरिया होता था, और इसने लाहौर को भी अपने कब्जे में कर लिया 1186 के समय, जब ये लाहौर को अपने कब्जे में कर लेता है। अब आता है 1188, इसको भी लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1188 जस्ट इसके 2 साल बाद 1188। अब ये कहाँ पहुँच चुका है? अब ये पहुँच चुका है भटिंडा। पंजाब में एक क्षेत्र है जिसका नाम है भटिंडा, भटिंडा, ठीक है। अब ये अपनी सीमा देखिए किस प्रकार ये अपनी सीमा का विस्तार करते हुए भटिंडा की ओर पहुंच गया, भटिंडा की ओर। लिखिएगा 1188 में भटिंडा, भटिंडा, भटिंडा कहाँ पे है ये? पंजाब। 1179 पेशावर में, 1186 लाहौर में, और 88 में जो जीतता है भटिंडा। अब यहाँ पे यही, अच्छा यहीं पे जो टर्निंग पॉइंट आता है, इसी को हम बोलेंगे, यही भटिंडा जो था, यही भटिंडा को जब उसने जीता, भटिंडा को उसने जैसे ही जीता, अब टर्निंग पॉइंट यहाँ पे देखिए आता है। क्या आता है? दिल्ली का क्षेत्र जो है वो पंजाब से लगता था, दिल्ली का क्षेत्र पंजाब से लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ही दिल्ली का क्षेत्र पंजाब से लगता था, जैसे ही भटिंडा को उसने जीता कब्जे में, तो सीधी सी बात है पंजाब जीता। पंजाब जीता तो सीधी सी बात है अब पंजाब की बाउंड्री और दिल्ली की बाउंड्री आपस में टकराएगी। कैसे? मान लीजिए ये पंजाब का क्षेत्र है, ये दिल्ली है, ये पंजाब का क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है, दोनों आपस में जब टकराएंगे, तो जब ये पंजाब के इसने क्षेत्र को जब जीता, तो सीधी सी बात है अब जो दिल्ली की सीमाओं पे जो इसके सैनिक खड़े हैं उनको ये बात मालूम चलेगी कि अरे बाप रे बाप, गौरी जो है भटिंडा तक घुस गया। अब ये दौड़ के जाके पृथ्वीराज चौहान को सचेत करते हैं, अरे साहब उठिए, आप सो रहे हैं, क्या कहते हैं, गौरी जो है भटिंडा पूरा जीत चुका है, पंजाब में आ गया, अब कुछ ही क्षण में वो दिल्ली में घुस जाएगा आकर। अब पृथ्वीराज चौहान की नींद खुलती है कि अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया? तो लोगों ने कहा ये कैसे क्या हो गया? अगर पहले ही इसको रोक लिया होता तो आज ये नौबत ही ना आती कि ये हमारे घर तक घुस आया। कहने का मतलब आप समझो, अगर इसको आप पहले ही रोक लिए होते मुल्तान की तरफ में ही, या चलो मुल्तान नहीं रोक पाए तो कम से कम पेशावर सिंध कहीं पे रोकते इसको, पेशावर सिंध वगैरह अभी भी पाकिस्तान का ही क्षेत्र लगभग, अगर वहाँ पे रोक देते तो आज ये भटिंडा तक ना घुस पाता। यानी एक तरीके से देखो तो आपके घर में घुस गया, घुस गया आपके घर में। अब इनकी आंखें खोली, अरे बाप रे बाप, अब हमको इससे लड़ना चाहिए वरना ये हमारे देश में हमारे राज्य में घुस जाएगा। अब इन्होंने अपनी पूरी टीम उठाई, अपनी पूरी सेना उठाई और पहुंच गए कहाँ? पंजाब, भटिंडा। अब ये युद्ध करने को तैयार थे। अब इन्होंने युद्ध, इनकी आंखें खोली कि नहीं नहीं, हमको युद्ध करना है, हमको उसको रोकना पड़ेगा। अब आता है वो समय जब पहली बार हमारे अजमेर के शासक, या बोलो अजमेर और दिल्ली, मतलब दोनों के ये शासक थे, पृथ्वीराज चौहान और किसका? मोहम्मद गौरी, आमने सामने आते हैं। इसको नोट करो, नोट हो गया? देखो 1188 यानी 1188 तक का समय हो चुका है जिसमें उसने भटिंडा को जीता। अब आता है 1191 का समय, पूरे इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध, महत्वपूर्ण समय 1191। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। इतिहास में सबने पढ़ा होगा पानीपत का, तराइन का युद्ध, है ना, ये सारे युद्ध जो हुए थे, उसी प्रकार ये तराइन का पहला युद्ध, जिसमें कौन कौन आमने सामने टकराता है? मोहम्मद गौरी, कौन कौन टकराता है? मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज तृतीय थे, यानी इनके, अगर तृतीय का क्या मतलब होता है, इनके ही जैसे 2 पृथ्वीराज पहले और हो चुके होंगे। पहले इसी तरीके से चलता था, जैसे बाहुबली पिक्चर देखा ना, ये मेरा बेटा बाहुबली है, ये मेरा बेटा अमरेंद्र बाहुबली है, तो उसी प्रकार होता था कि पहले एक राजा जो होता था, उस राजे के जो बेटे होते थे, उसी प्रकार उसी के नाम पे वो क्रम चलते चले जाते थे। जैसे पृथ्वीराज, फिर पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, फिर चौथी, पंचवी, छठी, ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता जाता था। तो पृथ्वीराज ये तृतीय थे, इन्हीं का नाम था पृथ्वीराज चौहान। तृतीय, अगर तृतीय याद रख पाओ तो अच्छी बात, ना रख पाओ तो
पृथ्वीराज चौहान याद रखो, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। चलो, पृथ्वीराज तृतीय आते हैं, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय। अब होता है मामला, अब ये दोनों आमने सामने देखो टकराते हैं। कैसे टकराए? युद्ध होता है, बड़ा भीषण युद्ध होता है। लेकिन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के जब युद्ध होता है तो उसमें बताया जाता है पृथ्वीराज चौहान ने बड़े ही लपेट के मारा था मोहम्मद गौरी। बहुत भीषण युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरीके से पिटा, बहुत बुरी तरीके से हारा। पर अंततः क्या होता है, जब मोहम्मद गौरी जमीन पर पड़ा था, देखो इतिहास यहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी इतिहास बदल सकता था, ध्यान देना इस बात को। कैसे? अगर, चलिए ठीक है, आपने उसको पहले सीमा पे नहीं रोक पाए, मुल्तान वगैरह में उसको नहीं रोका आपने, वहाँ पे इसको स्टॉप नहीं करा, परंतु अगर इस युद्ध में आपने उसको पराजित करा, मोहम्मद गौरी जमीन पे बोलते ना अधमरा पड़ा था, उसकी एक स्थिति ऐसी थी, अनकॉन्शियस हो चुका था, मरने की स्थिति में पड़ा हुआ था। हमारे देश के राजाओं में क्या था, एक तरीके से बोल लो उनका ईगो सेटिस्फाई उनको नहीं करता था। कहते हैं पृथ्वीराज ने बोला कि ठीक है, अच्छा मोहम्मद गौरी, सीधी सी बात है भाई, जो ज़मीन पे पड़ा रहेगा वो क्षमा मांगेगा कि भैया हमको माफ़ कर दो, हमको माफ़ कर दो। तो मोहम्मद गौरी माफ़ी की भीख मांगते हैं, पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, जा मैं तुझे माफ़ किया, जा। हम भी चौहानों का एक असूल है, क्या बोलते हैं हम, चौहानों का उसूल है, हम ज़मीन पे पड़े हुए लोगों पे या फिर पीठ दिखा के भागते हुए लोगों पे हम वार नहीं करते हैं। ये तो अच्छा उसूल है भाई, अच्छा उसूल तो है, परंतु जब कोई बाहरी आक्रमणकारी आपके देश में ये चीज़ें कर रहा है तो उसके साथ आप कोई उसूल लागू नहीं करना चाहिए था। हो गई गलती। पृथ्वीराज चौहान ने अपने उस मतलब बोलते हैं ना, अपने उस वैभव में, उस चौहानों की उस प्रतिष्ठा में उस चीज़ को इन्होंने लागू कर दिया कि हम जो है पड़े हुए लोगों पे वार नहीं करते हैं। अंततः क्या होता है, मोहम्मद गौरी को वो छोड़ देते हैं, मोहम्मद गौरी भाग जाता है वहाँ से। तो लिखोगे 1191 का तराइन का युद्ध, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान इसमें क्या होता है, जीत, इसमें वो जीत गए। अच्छा, अब आगे क्या होता है, एक साल बाद, अच्छा मोहम्मद गौरी वापस भाग गया अपने प्रदेश। पृथ्वीराज चौहान, तो सीधी सी बात है भाई, बड़ा ही पूरे भारत में नाम हुआ को कह रहे भाई पृथ्वीराज साहब ने तो मार गिराया, मोहम्मद गौरी जो पूरा प्रदेश जीत रहा था उसको मार के धूल चढ़ा दी, ये वो। तो पृथ्वीराज चौहान भी भाई होंगे क्या, अरे हमको ऐसे कोई मार देगा, ऐसे ही नाम है हमारा पृथ्वीराज चौहान, हुआ होगा भाई, चौड़े हो गए होंगे, वो भी चौड़े होने की बात भी थी। परंतु एक गलती हमारे, बोल सकते हो हमारे देश में या फिर हमारे शासकों से ऐसी एक गलती ये हो गई, गौरी तो भाग गया, लेकिन गौरी अभी इस बदले की आग में जल रहा था। भाई आप किसी से लड़ के आओ और आपको बड़ी बुरी तरीके से पीट दे, चार लोगों के सामने पीट दे, तो आप जब खड़ा होगे क्या आप चुपचाप बैठोगे कि आपके जो आंसू हैं वो उसकी गवाही है कि आप उस खून में जल रहे हो, उस आग में जल रहे हो। चलोगे ना कि आज साले को तो बद्धा उछाड़ दूंगा, तो आज उसको मारूंगा, नोच के मारूंगा, काट के मारूंगा, मतलब आप प्लानिंग करोगे इसको मारना है, इसको, इसकी गाड़ी कहीं रास्ते में रुका के मारूंगा, इसके सर पे पत्थर फेंक के मारूंगा, कुछ ना कुछ आप प्लानिंग करोगे। और जो आपको मारा है वो, चलो आराम किया जाए, बढ़िया से मार के आया हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान साहब सेम ही था, क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि एक साल जो है 1191 से 1192 का समय आ गया, 1192 का समय आ गया। ये एक साल के अंदर अंदर पृथ्वीराज चौहान ने तो पूरा सिर्फ मनोरंजन और ये सब चीज़ें, नृत्य, ये सब चीज़ों का आनंद लिया, नृत्य हो गया, भोग विलास हो गई, ये सब चीज़ों का उन्होंने आनंद लिया। अगर वो कहीं ना कहीं इस एक साल के भीतर भीतर अगर वो अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे होते, अपनी सीमा, मतलब बोल सकते हो उन्हें अगर वो सही से प्रशिक्षण दे रहे होते, ट्रेनिंग दे रहे होते अच्छे से, क्योंकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि एक बार अगर कोई शासक मार खाया है तो हो सकता है वो वापस आक्रमण कर सकता है। हमारे यहाँ भी यही दिक्कत थी कि हम लोग कभी सचेत नहीं होते थे, हम लोग कभी बोलते हैं अटेंशन नहीं पाते थे, अटेंटिव नहीं होते थे। अगर अटेंटिव हो जाते तो शायद आज इतिहास बदल जाता। 1192 का समय आता है, मोहम्मद गौरी इस बार पूरी अपनी सेना बढ़ा लिया, और भाई साहब उस बंदे ने, यहाँ से इतिहास हमको सीखना चाहिए, एक बार अगर हम हारे तो हमें चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठना है, फिर से हमको वापस से रीट्राई करना है। और इस बंदे ने अपनी सेना को इस कदर मजबूत किया कि वो फिर से रीट्राई करता है, और रीट्राई करके 1192 में फिर पहुँचता है, और फिर कहता है मोहम्मद गौरी आ गया तुम्हारे सामने। और पृथ्वीराज चौहान से फिर आमना सामना होता, पृथ्वीराज चौहान उसी आ गया, तो फिर पिछली बार की लगता है तुझे तन्ने मार याद नहीं है, आज तो मैं तो ठीक ही कर देता हूँ। अब सामने सामने फिर टकरान होती है। अब आता है तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का
तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच होता है फिर? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। क्या लिखोगे? पृथ्वीराज चौहान। और इस युद्ध में क्या निर्णय निकलता है? इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जीत गया मोहम्मद गौरी, जीत गया। अच्छा, मोहम्मद गौरी जीत गया तो अब इस बार ये भी होगा, मोहम्मद गौरी जब जीतता है तो मोहम्मद गौरी बोलता है कि चौहान साहब, आपने तो हमको माफ़ कर दिया था, यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी, परंतु हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। आपने तो हमको माफ़ कर दिया, पर हम नहीं माफ़ कर सकते, ना ही हम आपको छोड़ेंगे। और ये फिर आगे वही कहानी है। अब फिर आगे उसी कहानी पे बड़े ही मतभेद हैं, ऑब्जेक्शंस है कि मार देता है, आँख फोड़ देता है, इनको अपने साथ लेकर चला जाता है, या फिर मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान जो है शब्दभेदी बाण मार देते हैं और मोहम्मद गौरी जो है मर जाता है। ये सब कहानियाँ बताई गई हैं। अब उस कहानी में क्या सच्चाई क्या नहीं, हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन हमें सिर्फ इतना जानना है 1192 पे आकर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इस तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान आमने सामने टकराते हैं और इसका परिणाम ये निकलता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अभियान था मोहम्मद गौरी का, 1192 का तराइन का युद्ध। नोट करो, नोट हो गया? अब देखिएगा, इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को शायद हराना अभी भी मुश्किल था, परंतु द्वितीय युद्ध जब होता है तराइन का, तो पृथ्वीराज चौहान के, बोलते ना, हमारे भारत देश में एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हम आपसी नफरत बहुत करते थे एक दूसरे से। एक राजा दूसरे राजा से आपसी नफरत बहुत करता था। उसी का परिणाम ये निकलता है, कि मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब जो थे, उनके ही ससुर ने साथ दे दिया किसका? मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी इसी का फायदा पाकर पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अच्छा, नाम लिखिएगा, तो कौन थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान को जो है धोखा दिया? तो वो थे जयचंद। कौन थे? जयचंद। कहानी सुनिएगा क्या होता है। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जयचंद की बेटी थी राजकुमारी संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो संयोगिता से कहीं ना कहीं ऐसे बोलो कि ये प्रेम करते थे, संयोगिता भी प्रेम ही करती थी। और राजकुमार मतलब पृथ्वीराज चौहान जो है वो सीधा जाते हैं और इनको मतलब जयचंद को पसंद नहीं था। मतलब जो जयचंद जो थे वो इनके पिताजी थे और इनके पिताजी को पसंद नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान से ये शादी करे, परंतु पृथ्वीराज चौहान ने जबरन, बोल सकते हो, इनसे शादी करी। और इनसे शादी करी तो सीधी सी बात है, इनके पिता को पसंद नहीं आएगा, यानी जयचंद जी को पसंद नहीं आएगा। और जयचंद इनसे अंदर ही अंदर नफरत करते थे, परंतु सामने कभी नहीं दिखाते थे वो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्यों? कि अरे भाई, पृथ्वीराज चौहान जो है अब तो वो दामाद हो चुका है ना। क्या लिखोगे? संयोगिता। इनके पिता कौन थे? जयचंद। कौन थे ये? क्या लिखोगे? जयचंद कौन थे? इनके पिता थे। जयचंद का दामाद कौन थे? तो पृथ्वीराज थे। जयचंद के ही तो दामाद थे पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज ने शादी कर ली किससे? संयोगिता से। तो संयोगिता से शादी करना जयचंद को पसंद नहीं आया। इसी के चलते जयचंद नफरत करते थे पृथ्वीराज चौहान से, और बस कहीं ना कहीं इसी का फायदा इन्होंने उठाया और मोहम्मद गौरी का साथ दे के इनको धोखा दे दिया। और धोखा जैसे ही इनको दिया तो सबको पता है, इतिहास बदल गया और पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु हो गई। अच्छा, अब देखिएगा, परंतु जयचंद की जो ये गलती थी, जयचंद के ऊपर ही भारी पड़ गई। क्यों पड़ी? उसकी वजह देखो ये होती है कि मोहम्मद गौरी बस समझ चुका था, यार भारतवासियों में जब सालों में अपनों में ही वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो क्या मतलब ऐसे लोगों को अपने टीम में रखने का? साले आपको मरवा देंगे एक समय पे आके। समझ लो बात को। तो मोहम्मद गौरी ने बोला कि यार, जब पृथ्वीराज चौहान जो कि इसका दामाद है और अपने दामाद को इसने मरवा दिया, तो क्या भरोसा है कि हम बाहरी लोग हैं, हम बाहरी लोगों का ये भारतीय साथ देंगे? तो कुछ नहीं, मोहम्मद गौरी को जब मालूम चला कि पृथ्वीराज में और जयचंद में आपसी मतभेद थे, पृथ्वीराज तो 1192 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अंततः मोहम्मद गौरी बढ़ता है कन्नौज की तरफ, और कन्नौज में
जयचंद से इनका युद्ध होता है। लिखिएगा 1192 के बाद जयचंद कहाँ बढ़ता है? कन्नौज की तरफ। और 1192 में जैसे ही कन्नौज की तरफ बढ़ता है तो 2 साल बाद बोलोगे, यानी 1194 में 1194 में। ये साइड में कुछ बातें नोट कर लिया करो कि पृथ्वीराज चौहान से क्यों जयचंद जो है नफरत करते थे। 1194 चंदावर का युद्ध। 1194 चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो 1194 चंदावर का युद्ध। हमारा 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में। परिणाम यह निकलता है, यहां पर मोहम्मद गौरी विजय पा जाता है। लिखिएगा मोहम्मद गौरी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? क्या होता है, जयचंद से जब युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी क्या होते हैं इसमें? मोहम्मद गौरी विजय हो जाते हैं, जयचंद भी मर गए। अच्छा, अब आगे क्या होता है? 1194 का किस्सा हो गया। अब आता है 1203 का। 1203 में 1194 पर आता है सीधा 1203 कालिंजर का युद्ध। पता होना चाहिए कालिंजर का जो किला है वो अपने आप में बहुत बोलते हो सम्मानीय किला है, बहुत बड़ा किला है, बहुत रिस्पेक्टिव किला है। और इतिहास में माना गया कि उस किले को जिसने जीता वो समझ लो आधे से ज़्यादा क्षेत्र को वो जीत जाता था। तो हर इतिहासकार हम आपको पढ़ाएंगे, हर किसी ने एक बार कालिंजर पे सब ने आक्रमण, सब ने प्रयास किया है। अकबर तक ने कालिंजर को जीता है, अशोक महान तक ने उस पर चढ़ाई करी थी कालिंजर पे। आप समझ लीजिए अशोक महान कब का शासक था जिसने, उसके बाद कालिंजर पे अभी देखते हैं अब कैसे अकबर सब पहुंचते हैं यहाँ पर। तो 1203 आ गया कालिंजर का किला। कालिंजर का किला, कालिंजर का किला। ये कालिंजर का जो किला होता है इसमें जो शासक थे उनका नाम था परमादिदेव। परमादिदेव। कालिंजर के किले पे जब आक्रमण होता है तो कालिंजर के किले का देखिए किस्सा कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो शासक मौजूद थे जिनका नाम था परमादिदेव, शासक जो थे परमादिदेव, ये शासक यहाँ मौजूद थे। इनसे युद्ध होता है परमादिदेव। अच्छा, आपने इतिहास में कभी ना कभी या फिर अपनी क्लास में कभी ना कभी अपनी किताब में एक चैप्टर पढ़ा होगा आल्हा और उदल का। एक चैप्टर पढ़ा होगा आल्हा और उदल का। जी हाँ, वही आल्हा और उदल परमादिदेव के समय में यहाँ पे सेनापति थे कालिंजर के किले पे। और इन्होंने जो भीषण युद्ध किया कि इतिहास में कालिंजर के किले पे आल्हा और उदल का नाम अमर हो गया था। देखेंगे चंदावर का युद्ध हो गया, शासक परमादिदेव थे। और 2 मुख्य सेनापति का नाम लिखिएगा, आल्हा और उदल। इसके अतिरिक्त और कुछ जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आल्हा और उदल जो थे यहाँ 2 सेनापति थे, इन्होंने बहुत अच्छे से युद्ध किया था। 1203 हो गया। 1206 में क्या होता है? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अब देखिएगा क्या होता है। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो मोहम्मद गौरी का एक बात आप याद रखिएगा कि कोई भी वंशज नहीं था। वंशज बोले तो उनका कोई भी आगे जो पीढ़ी होनी चाहिए, यानी जनरेशन होनी चाहिए, यानी पुत्र नहीं था। तो मोहम्मद गौरी जब हमारा, सीधी सी बात है, तो फिर कहानी खत्म, इसकी कोई पीढ़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो भैया पीढ़ी आगे नहीं बढ़ी तब फिर अब क्या हुआ? क्योंकि भारत में तो इसने दिल्ली की गद्दी को जीता है ना, तो कोई तो बैठना चाहिए दिल्ली की गद्दी पर। तो इसने जीता है तो कौन बैठेगा गद्दी पर? तो एक बात आप लिखिएगा, एक पॉइंट, एक लाइन, एक नाम छूट गया, उसको ऐड करिएगा। जब 1192 में जब इसने तराइन का द्वितीय युद्ध किया, पृथ्वीराज जी की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज जी जो थे दिल्ली और अजमेर के शासक थे। तो दिल्ली की गद्दी, भाई गद्दी
जहाँ बैठते हैं हम, थ्रोन, गद्दी, गद्दी किस जगह पे थी? दिल्ली में थी। तो सीधी सी बात है, वो दिल्ली की गद्दी जो थी वो खाली हो चुकी है। अब खाली हो चुकी तो कौन बैठेगा? तो मोहम्मद गौरी का एक सबसे विश्वसनीय, सबसे मतलब बोल सकते हो पसंदीदा और सबसे ज़्यादा सहयोग देने वाला जो एक सेनापति था इनका, वो या फिर बोल लो दास था या कुछ भी, गुलाम था, जो भी था, सेनापति था, मतलब साथ में रहता था हमेशा, ऐबक। जी हाँ, ये वही ऐबक है जिसने दिल्ली सुल्तान में सबसे पहली गुलाम वंश की नींव या फिर बोलो रखी। मैंने अभी बताया था ना कि अब मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन जो था दिल्ली सुल्तान का बीज ऐसे फेंका और उसने पूरी फसल उगा दी। तो अब आप देखेंगे कि किस प्रकार जो मोहम्मद गौरी था उसने दिल्ली सल्तनत की बीज, बीज कौन था? ऐबक, ऐबक ही वो बीज है, फेंक दिया और ऐबक ने अब अपना पूरा फसल उगाएगा। तो अब यहाँ से 1206 के बाद से देखेंगे आप कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा अपने उस 1192 के बाद मृत्यु होती है कि दिल्ली की गद्दी का जो भार था वो संभालने को दे दिया मोहम्मद गौरी ने। किसको? 1192 में दे दिया ऐबक को, क्योंकि 1206 में तो गौरी मरता है। तो 1192 में जब वो जीत लिया तो मोहम्मद गौरी को भी और आगे बढ़ना है ना अभी जीतने को, तो दिल्ली पे तो अभी वो बैठ नहीं सकता है। तो दिल्ली पे उसने ऐबक को बैठा दिया, कहा कि इसका जगह तुम संभालो, ऐबक तुम संभालो दिल्ली को, और हम बढ़ गए आगे। तो 1203 में कालिंजर पे आ जाता है, फिर 6 में मृत्यु हो जाती है। तो लिखिएगा मुख्य 4 जो इसके दास होते हैं, 4 दास मुख्य जो इसके थे, जिनको उसने अपनी जीती हुई जो उसकी साम्राज्य था, जिस प्रकार उसने साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य को जीता, तो उस साम्राज्य को उसने किस प्रकार विभाजित किया था, वो 4 दासों के नाम लिखिएगा। क्या लिखोगे? गौरी के 4 प्रमुख, गौरी के 4 प्रमुख दास कौन थे? पहला था ऐबक, जिसको कौन सा क्षेत्र मिला था? दिल्ली और अजमेर का, दिल्ली प्लस अजमेर का। दूसरा कौन था? दूसरा था यल, दूसरा कौन था? दूसरा था यलदौज। अच्छा, ये यलदौज कौन है? ये ऐबक का ससुर है। यलदौज कौन है? ससुर, ससुर किसका ससुर है? ऐबक का ससुर है ये यलदौज। इसके बाद आता है कौन? कुबाचा, कुबाचा, कुबाचा। ये कुबाचा कौन है? तो कुबाचा जो है वो ऐबक का जीजा है। अब आप देखिए ऐबक ने किस प्रकार अपने ही परिवार वालों को दिलवाई है क्षेत्र को। तो आप इसको लिख लीजिएगा, यलदौज कौन है? ससुर है। कुबाचा कौन है? जीजा है। ठीक है, इसको कौन, कुबाचा को कौन सा क्षेत्र मिलता है? तो कुबाचा को मिलता है सिंध क्षेत्र। कुबाचा को मिलता है सिंध का क्षेत्र। और अंतिम जो आता है उसका नाम था बख्तियार खिलजी। मैंने क्या बोला? मैंने कहा जो अंतिम आता है उसका नाम था बख्तियार, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये 4 मुख्यतः 4 लोग हो गए थे। कौन था? ऐबक था, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। ये जो बख्तियार खिलजी था इसको बंगाल और बिहार का क्षेत्र मिला था। तो यहीं पे होता है पृथ्वीराज चौहान और गौरी का समय समाप्त। गौरी खत्म होते हैं। अब हम कल से जानेंगे कि किस प्रकार, कल से हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत अब शुरू होगा। और ये दिल्ली सल्तनत शुरू होते होते लास्ट 1526 तक जाएगा, जिसमें इब्राहिम लोदी अंतिम शासक रहेगा जो बाबर से युद्ध करेगा और बाबर मुगल साम्राज्य का स्थापना कर देगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद। जैसा लगा हो आप बताइएगा आपको ये आज का सेशन। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद।